रूस यूक्रेन युद्ध में शांति प्रयास, ट्रंप योजना पर काम जारी। बलोचिस्तान में बढ़े हमले, पाक सुरक्षा को बड़ा खतरा। खालिदा जिया की हालत गंभीर, अस्पताल में बढ़ाई सुरक्षा। इमरान खान के समर्थकों पर प्रतिबंध, पाक में बढ़ा तनाव। चक्रवात से जूझते श्रीलंका को भारत ने भेजी राहत सामग्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। अब वक्त हो चला है दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। 3 साल से ज्यादा समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अब कई देशों की तरफ से शांति की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका की ट्रंप प्रशासन वाली पुरानी शांति योजना में बदलाव किए जा रहे हैं और यह अब पहले से बेहतर दिखाई दे रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना पर काम जारी है ताकि युद्ध को खत्म करने का रास्ता निकल सके। ज़ेलेंस्की ने यह बात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के बाद कही। दोनों नेता युद्ध विराम की संभावनाओं और ज़रूरी शर्तों पर चर्चा कर रहे थे। मैक्रों के मुताबिक बातचीत अभी शुरुआती स्तर पर है, लेकिन यह भविष्य में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। दूसरी ओर रूस ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति पुतिन अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात करेंगे, जिन पर आरोप था कि उन्होंने पुतिन के सलाहकार को ट्रंप के सामने शांति प्रस्ताव रखने की सलाह दी थी। हाल ही में यूक्रेन और अमेरिका की एक बैठक भी हुई है, जिसे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उपयोगी बताया। हालांकि ट्रंप की पुरानी 28 बिंदुओं वाली योजना की आलोचना इसलिए हुई थी क्योंकि उसमें यूक्रेन की सेना को छोटा करने, नाटो में शामिल होने से रोकने और कुछ क्षेत्रों को छोड़ने जैसे सुझाव थे। अब इसे सुधारने की बात कही जा रही है। यूरोपीय देश भी इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ईयू नेताओं ने चेताया है कि किसी भी योजना से यूक्रेन पर दबाव बनना नहीं चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि बलोचिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत के चगाई इलाके में रविवार शाम फ्रंटियर कोर के एक सुरक्षित कैंप पर बड़ा हमला हुआ है। यह परिसर चीन के कॉपर और गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है। इस हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन फ्रंट यानी BLF ने ली है और उन्होंने दावा किया है कि पहली बार उन्होंने किसी महिला आत्मघाती हमलावर का इस्तेमाल किया। हमलावर का नाम जरीना रफीक था, जिसने सुरक्षा गेट पर खुद को उड़ा दिया ताकि बाकी हमलावर कैंप के अंदर घुस सकें। हमले में 6 पाकिस्तानी जवान मारे गए। विशेषज्ञों के अनुसार इस साफ है कि BLF अब सीधे महत्वपूर्ण और विदेशी निवेश वाले प्रोजेक्ट्स को निशाना बना रहा है। इस बीच एक और संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने भी कई हमले किए हैं। 28-29 नवंबर के बीच इनके हमलों में 27 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और दावा किया गया है कि उन्होंने हथियार भी कब्जे में लिए हैं। ग्वादर, पासनी, जीवानी और मस्तुंग समेत कई जगहों पर ग्रेनेड लॉन्चर, रिमोट कंट्रोल बम और अन्य हथियारों से हमले किए गए हैं। क्वेटा के सैन्य इलाकों में भी 6 धमाके हुए हैं। इन घटनाओं से पता चलता है कि बलोच अलगाववादी संगठन पहले से ज्यादा संगठित हो चुके हैं और सीधे बड़े व महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की सुरक्षा और विदेशी निवेश दोनों पर खतरा बढ़ गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया से संबंधित है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और BNP अध्यक्ष खालिदा जिया की तबीयत काफी खराब है और वह ढाका के एवर केयर अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत में सुधार नहीं होने पर चीन की 5 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम सोमवार को ढाका पहुंची और रात में अस्पताल में इलाज की प्रक्रिया में शामिल हुई। टीम ने अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से उनकी सेहत को लेकर विस्तार से चर्चा की। बोर्ड के प्रमुख डॉक्टर शहाबुद्दीन तालुकदार ने बताया कि खालिदा जिया की स्थिति स्थिर नहीं है और वह अभी विदेश जाने लायक नहीं है। 80 वर्षीय खालिदा जिया को 23 नवंबर को दिल और फेफड़ों में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत बिगड़ने पर उन्हें CCU में शिफ्ट किया गया और रविवार रात उन्हें वेंटिलेशन पर रखा गया है। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्य गेट पर बैरिकेड लगाए गए हैं और आसपास के कमरे खाली करा दिए गए हैं। अंतरिम सरकार ने उन्हें बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति घोषित किया है, जिसके बाद SSF जवान अस्पताल में तैनात किए गए हैं। BNP नेताओं का कहना है कि खालिदा जिया की हालत बेहद नाजुक है और डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। सभी लोग उनके लिए दुआ की अपील कर रहे हैं। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री
इमरान खान से संबंधित है। दरअसल पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। उनका पार्टी संगठन पीटीआई रावलपिंडी में एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहा था, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से इस तरह की सभाओं पर रोक लगा दी है। रावलपिंडी में 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने, रैलियों, जुलूसों और धरनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। लोगों को हथियार, डंडे, गुलेल, पेट्रोल बम या किसी भी तरह की खतरनाक चीज साथ रखने की अनुमति नहीं है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि इमरान खान को जेल में परेशान किए जाने के आरोप लगातार लग रहे हैं। इमरान की बहनों और परिवार ने शिकायत की है कि वे 1 महीने से उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। समर्थकों ने आदियाला जेल के बाहर धरना भी दिया था। इमरान के बेटे कासिम ने कहा कि न्यायालय की अनुमति के बावजूद परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है और उनकी सुरक्षा को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल रही है, जिससे मानसिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। सरकार का कहना है कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि कुछ समूह विरोध की आड़ में हिंसा फैला सकते हैं, इसलिए 1 से 3 दिसंबर तक पाबंदियां जरूरी हैं। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि सेना, प्रांतों के अधिकार और आर्थिक संकट भी इसमें जुड़ गए हैं, जिससे देश गंभीर तनाव के दौर से गुजर रहा है। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली और आखिरी खबर का, जो कि श्रीलंका से संबंधित है। दरअसल श्रीलंका इन दिनों चक्रवात दितवा से हुई भारी तबाही का सामना कर रहा है। लगातार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने कई इलाकों को पूरी तरह से दुनिया से काट दिया है। सड़कें टूट गई हैं, घर बह गए हैं और हजारों लोग फंस गए हैं। इस कठिन समय में भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है और ऑपरेशन सागर बंधु के तहत बड़ा राहत अभियान शुरू किया है। भारतीय एनडीआरएफ टीम ने पुत्तलम जिले में मानवीय उदाहरण पेश करते हुए 9 महीने की गर्भवती महिला को बचाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। टीम ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लगभग 800 फंसे हुए लोगों तक खाना और जरूरी सामग्री और सामान पहुंचाया। भारतीय वायुसेना ने भी राहत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेलीकॉप्टरों ने उन इलाकों में 5.5 टन से अधिक राहत सामग्री हवा से भिजवाई जहां जमीन पर उतरना संभव नहीं था। वायुसेना ने गंथुना क्षेत्र से 4 गंभीर रूप से घायल लोगों को एयरलिफ्ट करके बचाया। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सुकन्या भी त्रिंकोमाली पहुंचा, जहां से राहत सामग्री श्रीलंका वायुसेना द्वारा सबसे प्रभावित इलाकों तक पहुंचाई गई। श्रीलंका में हालत बेहद गंभीर है। 13,70,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं, 390 मौतें और सैकड़ों लोग लापता हैं। ऐसे मुश्किल समय में भारत की त्वरित मदद श्रीलंका के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।